नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सीरीज लेकर। और अगेन ये सीरीज आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगी। और ये मेरी सीरीज स्पेशल मैंने ये जो बनाई है वो क्लास 10th के लिए बनाई है, जहाँ पर मैं जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं क्लास 10th के मैथ की, साइंस की, उन दोनों के सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी लेते हुए मैं आपको वो रेलिवेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देने जा रहा हूँ, जिनकी आप प्रैक्टिस मेरे साथ करेंगे। आप भी अटेम्प्ट करेंगे और मैं आपको वो तरीके भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। और बहुत सारी नई चीजें आपको डेफिनेटली सीखने को मिलेंगी, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस बहुत जगहों से उठाकर मैंने यहाँ पर एक वीडियो में एक पीडीएफ के फॉर्मेट में उन क्वेश्चंस को लगाया है, जिसको करने में आपको अत्यंत आनंद आने वाला है, ये बात पक्की है। ठीक है। आप अगर सच में सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप ये वीडियो देख लेना। मैं आपसे दावा करता हूं, जब आप पेपर में अपने पेपर को देखेंगे, जब आप बोर्ड में अपने पेपर को देखेंगे, तो डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बात जरूर घूमेगी कि आप ये क्वेश्चन ऑलरेडी करके आए हो। ठीक है, तो मैं आपको वो फॉर्मेट, वो क्वेश्चंस, वो सब चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं। और कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ आपको यूट्यूब पर ये अवेलेबल होगा। बस ये क्लास आपकी जब रेगुलर डलती रहेंगी, आपको ये क्लासेस देखनी है। ठीक है। मंडे टू सैटरडे ये आपको क्लास मिलेगी, और क्लास आपको रात में अपलोड हो जाया करेगी, रात के 9:10 पर। ठीक है। अपलोडिंग आपकी हो जाएगी, आप रात के 9:10 से इस वीडियो को देखना स्टार्ट करेंगे, जहां पर आप एमसीक्यू को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। एमसीक्यू मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि आप पहले वीडियो को पॉज करेंगे, आप उसमें अटेम्प्ट करेंगे, आंसर सही जो होगा उसको मार्क करेंगे। फिर जब मैं बताऊंगा, फिर मेरे आंसर के साथ अगर आपका आंसर वेरीफाई होता है तो आप अपने आप को खुद 1 नंबर का रिवॉर्ड देंगे, यानी कि 1 मार्क्स देंगे उस क्वेश्चन के लिए। इस तरीके से इस सीरीज में जितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उनमें नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चंस आपने जितने अटेम्प्ट किए हैं, जितने आपके सही हुए हैं और जितने गलत हुए हैं, वो सारे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पिंग करेंगे, जिससे मेरे को एक आइडिया रहेगा कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। बिल्कुल भी ब्लफ नहीं खेलना है, आपकी तैयारी आपको ही बेहतर बनानी है, मैं सिर्फ आपका साथ निभाऊंगा एक सही गाइडेंस के रूप में। तो आइए आज हम अपने मैथ के पहले ही चैप्टर, जिसका नाम है रियल नंबर्स, उसके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो पहला अगर क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाऊं, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है फॉर सम इंटीजर एन, यानी कि कुछ इंटीजर एन है, और ऑड इंटीजर हमें बताना है कि किस फॉर्म में ऑड इंटीजर यहां पर रिप्रेजेंट होगा। अब आप जानते हो सभी की ऑड इंटीजर्स वो इंटीजर्स होते हैं जो आपके डिविजिबल नहीं होते। किससे नहीं होते? जो आपके डिविजिबल नहीं होते 2 से, उन्हें आप सभी ऑड इंटीजर्स कहते हो। पढ़ते हुए आए हैं सभी। ठीक है। और ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड इंटीजर होते हैं, और हमें इन्हीं चार में से कोई ऐसा एक नंबर ढूंढना है जो ऑड इंटीजर की बहुत करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देता है। तो आइए हम इसको कैसे ढूंढते हैं। हम एन की 2 वैल्यूज या 3 वैल्यूज हम मान लेते हैं। हम एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू 3 के लिए चेक कर लेते हैं। अगर मैं एन की वैल्यू 1 के लिए चेक करूंगा, तो मुझे यहां पर वैल्यू मिलेगी 1। मुझे यहां पर वैल्यू मिलेगी कितनी? अगर मैं n की जगह 1 रखूंगा तो 1 + 1 2 हो जाएगा। यहां मैं n की जगह 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, और यहां मैं n की जगह 1 रखूंगा तो 2 1 जा 2। अब जहां पर मुझे 2 के मल्टीपल मिल रहे हैं, यानी कि वो ऑप्शन तो मेरे बिल्कुल नहीं हो सकते, उसमें मुझे आगे की कोई भी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि वो अगर पहली बार में इवन दे रहे हैं तो दूसरी बार में अगर वो ओड भी देंगे तो वो मेरे लिए कारगर नहीं है। मुझे वो इंटीजर चाहिए जो ऑड इंटीजर का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो मैंने वो हटा दिए, बी और डी मेरा ऑप्शन हट गया। अब मेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे। एक बचा मेरे पास 1 और एक बचा मेरे पास सॉरी, एक बचा मेरे पास ऑप्शन नंबर ए और एक मेरे पास बचा ऑप्शन नंबर सी। अब मैं एन की वैल्यू को 2 रख लेता हूं। अगर मैं एन की वैल्यू को 2 रखूंगा तो क्या होगा? मुझे यहां पर एन की वैल्यू 2 मिल जाएगी, यानी कि ये भी मेरा ऑप्शन खत्म हो गया। अगर मैं इनकी वैल्यू यहां पर 2 रखूंगा तो 2 2 जा 4 + 1 यानी कि 5। ऐसे ही अगर मैं इनकी वैल्यू यहां 3 रखूंगा तो आप रख के देख लो, 3 2 जा 6 + 1 यानी कि 7। आप n की वैल्यू 4 रखोगे तो 4 2 जा 8 + 9, यानी कि यहां पर जो आपको नंबर्स मिलेंगे ना, वो हर बार एक ऑड नंबर मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, दैट इज 2n + 1। इट इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑड इंटीजर्स। ये ऑड इंटीजर्स का बिल्कुल करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है। तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा वर्बल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन करना आसान था, सिर्फ एन की वैल्यूज को पुट करना था। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको इसमें एक्स्ट्रा में पता होनी चाहिए। ऑड इंटीजर बड़ा बेसिक है, आप सभी जानते हैं क्या होते हैं ऑड। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है एचसीएफ हमें चाहिए 26 और 91 का। देखो हमारी दो चीजें होती हैं भाई, एक होता है एचसीएफ, एक होता है एलसीएम। ठीक है। एचसीएफ का सभी फुल फॉर्म भी जानते हैं, हालांकि फुल फॉर्म पूछा तो जाना नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो सबसे हाईएस्ट फैक्टर होगा उन नंबर्स के बीच में,
और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एक ऐसा मल्टीपल जो दोनों के या तीनों के टेबल में सबसे पहले आ जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे 10 और 20 बोलूं, मैं आपसे पूछूं इसका एलसीएम क्या होगा, आप कहोगे इसका वो मल्टीपल जो दोनों के टेबल को एक साथ, मतलब दोनों के टेबल में एक ऐसी डिजिट होगी जो बहुत लीस्ट कॉमन होगी, मतलब सबसे पहले ही कॉमन आ जाएगी। आप कहोगे 10 वन जा 10, 10 टू जा 20, ठीक है, यानी कि 10 में 20 आता है, और 20 वन जा 20 सभी जानते हैं, यानी कि सबसे पहला जो लोएस्ट कॉमन हमें मल्टीपल इन दोनों में मिलेगा दैट इज 20। तो यानी कि 20 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। आपने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने बिल्कुल सीखे होंगे, लेकिन अब आपको बच्चों की तरह प्राइम फैक्टराइजेशन से मत निकालिए, आप सिर्फ थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशंस को अच्छा कीजिए। जैसे अगर मैंने यहां लिख दिया 5, 15 और 20, तो आप मुझे बताइए इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? इन तीनों का एलसीएम यानी कि एक ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, ठीक है, जो तीनों का मल्टीपल बने और लोएस्ट मल्टीपल हो। आप कहोगे जी वो होगा 60, होगा या नहीं होगा? क्योंकि 60 ऐसा होगा जो 5 का भी मल्टीपल है, 15 का भी मल्टीपल है और 20 का भी मल्टीपल है, तो ये इसका 60 क्या हो गया? एलसीएम। वहीं अगर मैं 5 और 15 का एलसीएम पूछता तो आप कहते हैं इन दोनों का एलसीएम अब आपका 60 नहीं होगा, अब इन दोनों का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि लोएस्ट मल्टीपल हमें चाहिए होता है। 60 तो हमारा 30 के बाद दूसरा मल्टीपल बनेगा जो दोनों का कॉमन होगा। लेकिन आप देखो एलसीएम में पहला ही शब्द है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे पहला लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढना होता है। तो 5 और 15 में सबसे पहले जो आ जाएगा वो 30 होगा, जो दोनों को कट कर देगा। समझ रहे हो? ये तो कहानी होगी एलसीएम की, ठीक है, ये तो आपकी एलसीएम की कहानी होगी। अब हम किस पर आते हैं भाई? अब हम आते हैं एचसीएफ की कहानी पर। देखो, अब हम आते हैं एचसीएफ की कहानी पर। अगर मैं एचसीएफ आपको बताऊं तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा हाईएस्ट फैक्टर जो दोनों के दोनों को डिवाइड करता हो। यहां तो मल्टीपल होते हैं यानी कि टेबल में ढूंढे जाते हैं, और एचसीएफ में फैक्टर ढूंढा जाता है जो हाईएस्ट फैक्टर दोनों को कट कर देता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 4 में ऐसा कौन सा फैक्टर होगा जो दोनों को कट करेगा, तो आप कभी भी 4 मत बताना, क्योंकि 4 को तो कट कर सकता है पर 4 2 को कैसे कट करेगा? नहीं करेगा ना, क्योंकि वो तो पॉइंट में कट कर पाएगा 4 को। तो इस ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए होता है जो दोनों को कट कर सकता है, आप कहोगे वो 2 है, ठीक है। और अगर किसी में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता, जैसे आप कहोगे 3 और 7, अब इसमें आपको पता है इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो दोनों को कट कर दे, ठीक है, तो आप इस केस में हमेशा एचसीएफ क्या कहोगे कि एचसीएफ 1 होगा। जहां कुछ भी कॉमन नहीं मिलता वहां 1 हमेशा एचसीएफ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 एक ऐसा फैक्टर है जो सभी को डिवाइड कर सकता है, दैट्स वाई एचसीएफ आप 1 मान सकते हो, ठीक है, सबसे लोएस्ट एचसीएफ आपका बन ही रहता है। बात आ रही है समझ? ये एचसीएफ और इसकी कहानी मैंने आपको बता दी। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है अब हम उसको देख लेते हैं, ठीक है, मैं इसको सबको इरेज कर देता हूं। हमसे पूछ रहा था 26 और 91 का एचसीएफ क्या होगा। अब आपको पता है इसमें ज्यादा कोई एचसीएफ निकालना नहीं है, और ऐसा क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में मिलेगा, 2 नंबर में भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि एचसीएफ निकाल के दिखाओ, क्योंकि एचसीएफ निकालना है, एलसीएफ निकालना है, ये तो सब हम छठी, सातवीं, आठवीं में कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें बार बार वही चीजें थोड़ी दोहरानी है, अब हमें थोड़ा सा स्मार्ट मूव खेलने हैं। स्मार्ट मूव कैसे खेलने हैं वही मैं आपको सिखा रहा हूं कि हमें स्मार्ट मूव कैसे खेलने हैं, ठीक है। कैसे? रुक गया, हो गया। अब वो कैसे खेलने हैं देखो, आपसे पूछ रहा है 26 और 91 का एचसीएफ, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए, ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए जो इन दोनों को कट कर दे। क्या 15 26 और 91 को कट करेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं करेगा। 13, हाँ जी, 13 2 जा 26, 13 7 जा 91, तो इसका मतलब 13 तो मेरा ऐसा फैक्टर है, ऐसा एचसीएफ है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। क्या ये ग्रेटेस्ट है? वो चीज और देखनी है। क्या 19 इन दोनों को कट कर रहा है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं करेगा। 11 इन दोनों को कट करेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं कटेगा, यानी कि इसका जो एचसीएफ होगा 26 और 91 का दैट इज 13। क्या होगा? 13 होगा, ठीक है। मुझे पता है आपका इसका आंसर बहुत पहले आ चुका है, लेकिन उसके बावजूद मैंने थोड़ा डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे फिर आपको उसमें मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक बार बता चुका हूं आपको, ठीक है। अब देखो यहां पर आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर आप याद रखना, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर होता है तो ऐसा नंबर हमेशा रेशनल होता है, ऐसा नंबर हमेशा रेशनल होता है। जैसे आपसे उसने कहा कि रूट एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर ये असर्शन आ गया, ठीक है, ये आपका असर्शन आ गया कि रूट एक्स जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज योर असर्शन, और रीजन नीचे लिख दिया कि एवरी परफेक्ट स्क्वायर, एवरी परफेक्ट स्क्वायर इज अ रेशनल नंबर, हर परफेक्ट स्क्वायर एक रेशनल नंबर होता है। तो याद रखना ये दोनों बातें सही हैं,
परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो एक रेशनल नंबर ही होता है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर वो होते हैं जिनके स्क्वायर्स पॉसिबल है, जैसे 4, जैसे 9, जैसे 16। क्योंकि आपको पता है 4 कब बनेगा, जब 2 का स्क्वायर करा जाएगा। 9 कब बनेगा, जब 3 का स्क्वायर करा जाएगा। 7 कब बनेगा, जब 4 का स्क्वायर किया जाएगा, प्रॉपर इंटीजर्स के स्क्वायर किए जाएंगे। वहीं अगर √5 आ जाए, अब आप मुझे खुद बताओ कोई दो नंबर जिनका स्क्वायर करके 5 आ जाए, कोई प्रॉपर दो नंबर आपको इंटीजर बताने, पॉजिटिव इंटीजर जिनका स्क्वायर करके आप 5 कर दो, नहीं हो सकता ना। तो इसका मतलब जो रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर कोई ऐसा स्क्वायर है जो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ऐसे परफेक्ट स्क्वायर्स को, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है रूट के अंदर मौजूद है, उन सभी को आप हमेशा इर्रेशनल मानोगे। हमेशा क्या मानोगे, इर्रेशनल मानोगे। यानी कि आप इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे कह सकते हो, अगर रूट एक्स है और ये एक्स अगर आपका प्राइम नंबर आ गया, एक्स अगर आपका प्राइम नंबर आ गया, तो याद रखना रूट के अंदर प्राइम नंबर हमेशा इर्रेशनल होता है। ये बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि असर्शन रीजन में आपको पूछी भी गई है कि √x, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड इट इज अ इरेशनल नंबर। तो डेफिनेटली इरेशनल ही होता है जो भी रूट के अंदर आपका प्राइम नंबर आएगा। अब आप कहोगे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने टेबल से कटे या फिर सिर्फ 1 के डिविज फैक्टर हो, बाकी किसी के नहीं होते। ठीक है, समझ आ रही है कहानी। चलो अगली बात समझाते हैं। ये वाली जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाई हैं वो सारी चीजें आप इसको समझ के रखेंगे। ठीक है भाई। अब हमसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा इरेशनल नहीं है। इरेशनल नहीं है मतलब आपको इरेशनल नहीं ढूंढना, आप तो रेशनल ढूंढो, इसमें से कौन कौन से रेशनल है उन्हें हटाओ। तो आपके पास जो ऑप्शन बचा रह जाएगा वो इसी क्वेश्चन का आंसर होगा। जब भी क्वेश्चन नोट का आए ना, तो हमेशा नोट को नहीं देखते, हम करेक्ट स्टेट, ठीक है, उससे हमें आसानी होती है क्वेश्चन पे सही आंसर की एक्यूरेसी पर जाने की। हमसे कह रहा है इरेशनल नहीं होना चाहिए, तो हमें रूट के अंदर ऐसे नंबर्स चाहिए जिनके बाद रूट बचे ही ना। आप कहोगे 3 प्लस √7 में √7 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो यानी कि ये आपका ऐसा नंबर है जो इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, ये सॉरी, ये आपका रेशनल नहीं होगा, ये तो इरेशनल नंबर है आपका, क्योंकि इसमें √7 कभी सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी आपका इरेशनल नंबर है क्योंकि इसमें भी √7 कभी भी सॉल्व नहीं होगा। अभी मैंने बताया ना, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर आ जाता है तो वो इरेशनल होता है। तो ये √7 तो किसी के परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। यहां पर बात करूं √7, यहां भी सॉल्व नहीं होगा, यानी कि 3 नंबर तो ऐसे हैं जो इरेशनल है। और उसने आपसे कहा था कि कौन सा इरेशनल नहीं है, तो भाई कौन सा नहीं है, ऑब्वियस सी बात है ये आपका इरेशनल नहीं है। और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आप कहोगे जी कैसे, तो मैं आपको चेक करवा देता हूं। आप कहोगे ना √7 तो यहां भी दिख रहा है, तो देखो 3 प्लस √7 और इधर लिखा हुआ है 3 माइनस √7। भाई a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब आप किसी भी इरेशनल का स्क्वायर करते हो, किसी भी इरेशनल स्क्वायर रूट का स्क्वायर करते हो, तो आपका हमेशा रूट कैंसिल ही हो जाता है। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √7 का स्क्वायर करोगे 7 आ जाएगा। अब आप देखो रूट हट चुका है। ठीक है, इस बात को आप यहां पर भी लिख सकते हो, अगर आप किसी भी √x का स्क्वायर करते हो तो उस पे से रूट हट जाता है, खत्म कहानी उसकी। ठीक है, तो 9 माइनस 7 2, और आप जानते हो 2 एक रेशनल नंबर है, 2 एक रेशनल नंबर है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा, वो उसने पूछा था कौन सा इरेशनल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें इरेशनल नहीं है क्योंकि वो रेशनल नंबर है। क्लियर है भाई। चौथा देखो, आपसे कह रहा है द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करें आपस में, जब भी आपसे रेशनल और इरेशनल का एडिशन या सब्ट्रैक्शन पूछे, आप हमेशा रूट वाले पॉसिबल वैल्यूज उठाओ। जैसे आपसे कहा एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, तो मैं कह रहा हूं अगर मैं √4 को √7 में ऐड करूं तो मेरे को कैसा नंबर मिलेगा। आप कहोगे जी √4 का तो हमें पता है क्योंकि तो परफेक्ट स्क्वायर है, इसका तो 2 होता है। लेकिन भाई मैं √7 को तो जानता ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं है कि √7 जो है वो आपका किसका स्क्वायर करके बना होगा, यानी कि तो एक इरेशनल नंबर है √7। तो इसका मतलब क्या मैं इसे फर्दर सॉल्व कर पाऊंगा। आप कहोगे मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैं इसे फर्दर सॉल्व नहीं कर पा रहा तो मेरा √7 एग्जिस्ट करता ही रहेगा। और अगर वो एग्जिस्ट करेगा तो इसका मतलब ये कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका इरेशनल नंबर। अगर आप कभी भी रेशनल और इरेशनल को आपस में जोड़ते हो या घटाते हो, दोनों चीजें याद रख लेना, एडिशन करते हो या फिर आप सब्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है, तो दोनों केस में जो आपको आंसर मिलेंगे वो इरेशनल ही मिलेंगे। इसके बाद आपसे कह रहा है अगर आप दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट करते हो तो आपको क्या मिलेगा। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम मार्क भी कर लेते हैं।
ठीक है, ये हमारा असर्शन रीजन में भी पूछा जा सकता है। अगर हम दो इरेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास यहाँ पर दो केस बन सकते हैं। पहला केस वन ये कहता है अगर मैं रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट थ्री में ही करूं तो मेरे पास थ्री आएगा। और केस टू ये कहता है अगर मैं रूट थ्री की मल्टीप्लाई रूट फाइव में करूं तो भाई मेरे पास रूट फिफ्टीन आएगा। याद रखना अगर सेम रूट की मल्टीप्लाई सेम रूट में करते हैं तो इसको एज अ स्क्वायर डील किया जाता है। और अभी मैंने बताया अगर रूट के अंदर के मौजूद इरेशनल नंबर का पेयर मिल जाए तो आप उसका रूट हटा देते हो। रूट थ्री का रूट थ्री में मल्टीप्लाई हमेशा थ्री देगा, लेकिन रूट थ्री की मल्टीप्लाई जब रूट फाइव में करोगे तो रूट के अंदर दोनों नंबर जो मौजूद है वो अलग अलग है, तो रूट अब भी बना रहेगा, भले इन दोनों की मल्टीप्लाई तो हो जाएगी लेकिन रूट नहीं हटेगा। तो हमारे को क्या समझ आ रहा है भाई, पहले केस में जो थ्री आ रहा है वो तो एक रेशनल नंबर है, लेकिन दूसरे केस में जो आ रहा है वो तो एक इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब अगर आप किन्हीं दो इरेशनल नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वो इट में बी रेशनल और इरेशनल, वो भाई दोनों ही हो सकते हैं। वो दोनों ही केस बना सकता है, वो रेशनल भी बना सकता है और वो इरेशनल भी बना सकता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे, एक सेट है, ठीक है, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट आगे के नंबर। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? होल नंबर बिल्कुल नहीं है भाई। होल नंबर आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, तो यहाँ तो जीरो है ही नहीं, तो होल नंबर तो ये कतई नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर आप वैसे क्लास 11th में पढ़ोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर आता है, तो ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं, ठीक है। ऐसे नंबर्स को हम इमेजिनरी नंबर्स कहते हैं और इन्हीं नंबर्स का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इन्हीं नंबर का दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे रूट के अंदर -34 लिख दो तो ये एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, क्योंकि एक इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आना ही नहीं चाहिए। रियल नंबर्स में रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ठीक है। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा है फिर वो रियल नंबर नहीं, फिर वो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो दो ऑप्शन तो सीधे खत्म हो गए, ये खत्म ये खत्म, 50-50 ये लाइफ लाइन आपने इस्तेमाल कर ली। अब दो चीजें बची, रेशनल या नेचुरल। तो देखो ये जो सेट ए है ना, ये वास्तव में जिसका रिप्रेजेंटेशन है वो नेचुरल नंबर का, क्योंकि नेचुरल नंबर हम जानते हैं, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं, तो इसलिए यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नेचुरल नंबर होगा। क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ p एंड q आर द इंटीजर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ये तो डेफिनेशन भी है। ऐसे नंबर जिन्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जहां पर q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को आप क्या कहते हो भाई? रेशनल नंबर कहे जाते हैं। ये तो क्लास 9th में डेफिनेशन पढ़ी है आपने। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्मेट ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो आर नॉन एज द रेशनल नंबर्स, उन्हें रेशनल नंबर्स कहा जाता है। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक लार्जेस्ट नंबर जो 70 और 125 को डिवाइड कर दे और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर, यानी कि जब 70 को डिवाइड करे तो 5 रिमाइंडर बचे और जब 125 को डिवाइड करे तो 8 रिमाइंडर बचे, ऐसा नंबर आपको इसमें से ढूंढना है। अब पता है आपको मैं क्या बताऊंगा, आपको डिवाइड हर किसी से करके नहीं देखनी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपसे कहा जाए लीव्स द रिमाइंडर, ये वाली शब्द याद रख लो, लीव्स द रिमाइंडर, तो जो भी रिमाइंडर दे रखे हैं उसे गिवन नंबर में से माइनस कर दो। जैसे कह रहा है 70 को डिवाइड करने पर 5 रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 5 रिमाइंडर हटा दो, आप कहो कि नंबर 65 है। 125 को डिवाइड करने के बाद 8 रिमाइंडर बचना चाहिए, आपको 125 में से 8 हटा दो, क्या बचेगा? 117। अब आपके पास ये दो नंबर ऐसे हैं जो पूरे पूरे इन चार ऑप्शन में से किसी एक टेबल से कटेंगे और देखते ही आपको पता चल गया 13। जिसको 13 का टेबल याद है वो समझ गया, 13 5 जा 65 और 13 9 जा 117, यानी कि 13 इसका सही आंसर है। बस आपको क्या करना है, रिमाइंडर को वहां से माइनस कर देना है, ठीक है। आपसे कह रहा है द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, वो सबसे छोटा नंबर बताओ जो सभी नंबर्स को कट कर देगा 1 से लेकर 5 तक, यानी कि 1 2 3 4 5। इन 1 2 3 4 5 ये पांच नंबर, इनमें से किस एक नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे? पांचों ही एक साथ करने चाहिए। देखो 1 तो सभी को करेगा, इसलिए 1 पे तो हम अभी ऐसे कर देते हैं। 2 की बात करें, सबके लास्ट में 0 आ रहा है, 2 से भी सभी कटेंगे। अब अगर हम 3 की बात करें तो 3 आपको पता है ऐसी डिजिट जिनका टोटल ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आ जाए, तो फिर वो 3 को भी डिवाइड कर देता है। आप कहोगे इसका टोटल अगर करोगे 7 आएगा, यानी कि ये नंबर डिवाइड नहीं करेगा 3। इसका टोटल करोगे 6 आएगा, ये तो करेगा। इसका टोटल करोगे 8 आएगा, यानी कि ये नंबर भी नहीं करेगा। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए, 60 और 90, यानी कि 3 का भी काम खत्म। अब 4 में बात करूं तो 4 4 से 60 तो डिवाइड हो जाता है भाई,
ठीक है, लेकिन 90 डिवाइड नहीं होता, यानी कि ऑप्शन भी खत्म, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा 60। 60 एक ऐसा नंबर है जिसे ये शुरू के पांचों नंबर डिवाइड कर देगा। 1 भी डिवाइड कर देगा, 2 भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा, 5 भी डिवाइड कर देगा। आगे बात समझ, तो 60 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द सम और डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज। अभी मैंने जस्ट ये आपको बताया था, आप चाहे ऐड करो या फिर आप डिफरेंस करो, अगर आप ऐसा कर रहे हो दो इरेशनल नंबर्स के साथ, तो हमेशा जो आपको मिलेगा दैट इज इरेशनल नंबर। क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर ही मिलेगा। देखो, अगर आप √7 को √7 में ऐड कर दो तो आपको 2√7 मिलता है। वहीं अगर आप √7 को, सॉरी सब्ट्रैक्ट वाला बताना है ना अगला, अगर हम 2√7 को माइनस कर दें √7 से तो मुझे √7 मिलना है। यानी कि चाहे मैं दो इरेशनल नंबर को ऐड करूं, चाहे मैं दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करूं, मुझे दोनों केस में जो नंबर मिल रहा है वो कैसा नंबर है? वो एक इरेशनल नंबर है। तो यानी कि चाहे मैं सम करूं या डिफरेंस करूं, किसी भी दो इरेशनल नंबर का आंसर मुझे हमेशा इरेशनल ही मिलने वाला है। समझ रहे हो? अगला क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर्स m एवरी इवन इंटीजर। ऐसा क्वेश्चन आपने सबसे पहला किया था, वहां मैंने ओड इंटीजर बताए थे, यहाँ वो इवन इंटीजर पूछ रहा है। इवन इंटीजर वो नंबर होते हैं जो डिविजिबल हो जाते हैं किससे? 2 से। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आप m की 3 वैल्यू पर काम कर लो, 1 2 और 3 पर। भाई 1 मानोगे तो यहाँ 1 आएगा, खत्म कहानी, क्योंकि इवन चाहिए। यहाँ 2 बन रहा है, यहाँ 2 बन रहा है, और यहाँ 3 बन रहा है, ये भी खत्म। ठीक है, फिर 2 पुट करके देखो तो यहाँ 3 बन जाएगा, जबकि यहाँ 4 बनेगा, यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? 2 है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 2 है। आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। ये वाला क्वेश्चन आपसे कह रहा है n² - 1 इज डिविजिबल बाय 8। अगर n क्या हो? n एक नेचुरल नंबर हो तब ऐसा हो सकता है, n एक ऑड इंटीजर हो तब ऐसा हो सकता है, या n एक इवन इंटीजर हो तब ऐसा हो सकता है। नंबर है n² - 1/8। ठीक है, अब इंटीजर तो आपको पता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है और इवन भी हो सकता है। तो इसलिए इंटीजर तो मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? अगर अगर मैंने यहां पर n की वैल्यू को 3 ले लिया, तो आप देख लो 3 का स्क्वायर -1/8, ये मेरे को 8/8 दे देगा, कट करके 1 आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने वही n की वैल्यू को 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर -1/8, ये मुझे 15/8 देगा, जो कि डिविजिबल नहीं हो रहा 8 से। तो इसलिए हर इंटीजर इसमें सेट नहीं हो पाएगा। नेचुरल नंबर की बात करूं, अगेन नेचुरल नंबर में तो 1 के बाद सारे नंबर आते हैं, ये भी मेरा सेट नहीं कर पाएगा। अब ओड या इवन में से कोई एक है। ठीक है, देखो जब मैंने ओड नंबर रखा तब मेरा 8 से डिविजिबल हो गया, दिखा यहां पर n की वैल्यू 3 रखते ही काम हो गया। लेकिन वहीं जब मैंने इवन नंबर रखा, n की वैल्यू 4 रखी, तो काम नहीं हुआ। ऐसा क्या हर वैल्यू पर हो रहा है? तो मैं एक काम करता हूं, n की वैल्यू 5 रख के देख लेता हूं। आप कहोगे n की वैल्यू अगर मैं 5 रखूंगा तो 5 का स्क्वायर -1/8, 25 -1 यानी कि 24/8, अगेन कट गया। यानी कि दो केस तो सीधे सीधे बता रहे हैं कि ओड इंटीजर अगर n की वैल्यू मान ली जाए तो डेफिनेटली n² -1 जो होगा वो 8 का डिविजिबल हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को एग्जांपल के फॉर्मेट से ही आपको सॉल्व करना है, इनको रटना नहीं है। आप n की वैल्यू को मानो और देखो कि चार ऑप्शन में से कौन सेटिस्फाई कर रहा है। इंटीजर नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि वो तो पूरी सीरीज है, वहां पर तो इवन और ऑड दोनों नंबर आपके कंटेन्ड है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। भाई अब आप याद रखना, किसी भी दो नंबर की जो प्रोडक्ट होती है, फॉर्मूला है, किसी भी दो नंबर की प्रोडक्ट उन नंबर के एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के ही बराबर होती है। ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रखो। जैसे एग्जांपल के रूप में मैं बहुत छोटा एग्जांपल आपको लेके समझा रहा हूं। ठीक है, बहुत छोटा एग्जांपल लेके समझा रहा हूं जिससे आपको चीजें समझ आए। जैसे 3 और 6 है, ये दो नंबर है। मैं आपसे पूछूं इसका एलसीएम क्या होगा, और एक तरफ मैं आपसे पूछूं इसका एचसीएफ क्या होगा। आप कहोगे इसका जो एलसीएम है ना जी, 3 और 6 का एलसीएम क्या है? 6। और अगर एचसीएफ की बात करोगे, हाईएस्ट फैक्टर दोनों में जो कॉमन है वो है 3। तो अगर मैं इन दोनों नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास दो नंबर थे ना 3 और 6, आपस में मल्टीप्लाई करूं और इनके एचसीएफ और एलसीएम की आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो आप चेक करना 18 बराबर 18 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका मतलब फॉर्मूला बिल्कुल वेरीफाइड है कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर ही होती है। अब क्वेश्चन इसी पर ही सेट है। आपसे कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर है ए और बी, एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, किसके बराबर होंगे? तो अभी मैंने बता दिया a ×
बी के। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ए और बी के ही मल्टीप्लाई के बराबर होगा एचसीएफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दिस एंड लीव्स रिमाइंडर 7, 11 और 15। अगेन नंबर क्या क्या गिवन है, सारे नंबर लिखे, ठीक है, और उनमें से रिमाइंडरों को माइनस कर दिया, रिमाइंडर को खत्म कर दिया। भाई यहां क्या बचेगा, आप कहोगे 391, यहां क्या बचेगा 425, यहां क्या बचेगा 427, 427 यही बचेगा। अब आप ये देखो ये किससे कट रहा है, अब आपको क्या चेक करना है, ये किससे कट रहा है। देखो क्या ये 11 से कट रहा है, क्या ये 11 से कट रहा है, आप कहोगे 11 से पहला ही नंबर नहीं कट रहा है इसलिए 11 का तो चक्कर ही खत्म हो। 45 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अगर 45 से कटता ना तो 5 से भी कटते तीनों नंबर, क्योंकि 45 के अंदर छुपा हुआ है 9 × 5, यानी कि एक 5 भी छुपा हुआ है, और 5 तभी काटता है किसी भी नंबर को जब उसकी आखिरी डिजिट या तो 5 हो या 0 हो। तो इन तीनों नंबर में से बीच वाले नंबर है जो 5 से कट सकता था, बाकी कोई नहीं कटता, तो इसलिए 45 भी नहीं होगा। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे, एक 17 और एक 34। अब कौन इसको कट करेगा, देखो अगर आप 34 को देखोगे ना, 34 से अगर आप पहला ही नंबर डिवाइड करोगे तो डेफिनेटली ये डिवाइड ही नहीं होगा, क्योंकि 34 एकम 34 बचेगा 51, और 51 34 में 2 बार तो 68 हो जाता है, तो यानी कि खत्म हो गया। अब एक ही ऑप्शन बच रहा है भाई जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, दैट इज 17। अगर मैं इसको 17 से डिवाइड करूं, इसको 17 से डिवाइड करूं और इसको 17 से डिवाइड करूं तो डेफिनेटली मेरा काम हो जाएगा। 17 दूनी 34, बचेंगे 51, 17 तिया 51, यानी कि 23 बार कट गया। 17 से इसको काटोगे तो आप कहोगे 17 दूनी 34, बचेंगे कितने 8, 85, 17 पंजे 85, यानी कि कट गया। इसको कट करोगे आप कहोगे 17 दूनी 34, ठीक है, बचेंगे कितने 8, 6, 4 2 7 कैसे बचा, 5 4 2 15, 7, अरे 5 2 7 है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने 4 2 7 लिख दिया, 5 2 7 क्या है 5 2 7, तो 17 तिया 51 और 17 एकम 17, ठीक है, यानी कि 17 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट इज योर 70। समझ आया क्वेश्चन। मैं ये वाली जो शीट्स आपको करवा रहा हूं ना, ये मैं पूरी की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, जिसका लिंक मैं ग्रुप के नीचे पिन कर दूंगा, ठीक है, आप उसको पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर से भी अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है, तो आपको मतलब क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे हर एक क्वेश्चन। अगेन यहां पर दो शब्दों पर आपको ध्यान रखना है भाई, जब भी आपसे मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर का केस पूछा जाए तो आपको याद रखना है, जब आपसे वो मिनिमम नंबर पूछेगा और जब आपसे वो मैक्सिमम नंबर पूछेगा, बाकी तो क्वेश्चन की लैंग्वेज भी हमें बताती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, अगर मिनिमम नंबर पूछे और मैक्सिमम नंबर पूछे तो मैक्सिमम नंबर में हमेशा आप एचसीएफ की बात करते हो और मिनिमम नंबर में हमेशा आप एलसीएम की बात करते हो, ठीक है। तो अब आपसे कह रहा है कि एक क्लास के अंदर 312, 260 और 156 स्टूडेंट है, ये 10th 11th 12th। बसेज आर टू बी हायर टू टेक दीज स्टूडेंट्स टू ए पिकनिक, इन्हें पिकनिक पे लेके जाना चाहते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बस में कितने बैठ सकते हैं अगर हर बस में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बैठाया जाए, ठीक है, बसेस हायर की गई है तो हर बस में कितना बच्चा बैठाया जाए कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हर बस में बैठ जाए। बच्चे कितने, 312, 260 और 156। हमें इन तीनों का क्या चाहिए साहब, HCF चाहिए, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बैठाने, मिनिमम नहीं, मिनिमम तो हम एक ही बैठा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने बैठा सकते हैं वो हमें देखना है। तो मैक्सिमम के लिए मुझे इन तीनों का HCF लेना पड़ेगा। अब HCF के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कौन सा ऐसा नंबर है जो इन तीनों को काट रहा होगा, ठीक है। तो आप पता क्या है, आप 52 से डिवाइड करके मत देखा करो, आप ये देखो 52 की अगर मैं बात करूं तो वास्तव में 52 13 × 4 है। क्या पहले तो ये चेक कर लो 13 से कोई नंबर, 13 से ये कट गया, 13 से ये भी कट गया, 13 से ये कट रहा है क्या, ये भी कट गया, 4 से भी कट रहे हैं क्या, ये 4 से भी कट गया, भाई 52 ही इसका आंसर है, ठीक है। अगर आगे फिर हम अगले वाले को भी चेक कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है, हम 56 को भी चेक कर लेते, वहां आएगा 14 × 4। पता है ऐसे तोड़ के क्या फायदा होता है, ऐसे ये होता है छोटा नंबर मिल जाता है उससे डिवाइड करना आसान होता है। 14 से अगर मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा, भाई अगर 56 से डिवाइड होगा तो 14 से भी तो डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि 14 इसी का ही तो है फैक्टर। तो 14 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 172 आएगा, आएगा ही नहीं आएगा, 14 2 जा 28, बचेगा 32, है ना, तो नहीं कटेगा, पहला ही नंबर नहीं कट रहा तो चेक ही नहीं करना, खत्म होगी कहानी। 48 की बात करो, 48 को आप कुछ तोड़ लो, आप 12 × 4 लिख लो, 12 से कट रहा है क्या, आप कहोगे 12 दूनी 24, 72 कट गया,
इधर इसको देखो 12 दूनी 24, ठीक है, और बचे कितने 20, तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब 63 को चेक करने के लिए 9 into 7 कर लो, तो 9 से चेक करने के लिए तो सीधा सीधा 3 2 5 और एक 6, पहला ही नंबर नहीं कट रहा, तो यानी कि 52 ही इसका आंसर था। तो HCF निकालने की टेंशन नहीं लेनी भाई, स्मार्ट मूव्स खेल लें, टाइम बचाना है। और टाइम अगर आप बचाओगे तो डेफिनेटली आप अपने पेपर को एक बार और देख पाओगे कि आपने क्या मिस्टेक कर दी है। बहुत माइनर मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं मैथ में, चाहे कितने ही बड़े टॉपर सही, चाहे कितनी ही आपने प्रैक्टिस की हो, लेकिन ऐसी मिस्टेक्स जरूर होंगी, ठीक है, जिसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते। उसके लिए पेपर को दोबारा जरूर रिवाइज करना होता है, और उसके लिए आपको 15-20 मिनट बचाने हैं पेपर में। अगला क्वेश्चन है, अब देखो यहां पर भी आपसे कहीं ना कहीं मिनिमम या फिर सेम टाइम ऐसी कोई शब्द इस्तेमाल कर रहा होगा, सेम टाइम। जब ये क्वेश्चन आ जाए ना सेम टाइम या मिनिमम, ऐसी केस में हमेशा एलसीएम इस्तेमाल करना है। भाई प्रिया के 18 मिनट है, हरीश के 12 मिनट है, ठीक है, दोनों स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से, सेम टाइम पर पूछ रहा है कब मिलेंगे, दोनों कब मिलेंगे, तो दोनों के मिलने की जो मिनिमम पॉसिबिलिटी है वो हम निकालते हैं। तो हमें एलसीएम चाहिए 18 और 12 का। अब आप मुझे खुद बता दो 18 और 12 में एलसीएम क्या हो सकता है भाई, इसमें भी कुछ सोचना है। 36, 36 मिनट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तीन फार्मर है, 490 केजी, 588 केजी, 882 केजी ऑफ रेस्पेक्टिवली मैक्सिमम कैपेसिटी। अगेन आपको मैक्सिमम कैपेसिटी की बात है भाई, 490, 588 और 882 बड़े बड़े नंबर्स के एचसीएफ की टेंशन नहीं लेनी, नंबर्स बड़े देख के टेंशन नहीं लेनी। भाई आप ये बात तो जानते हो 200 तो इसका कभी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 200 तो तीनों में से किसी काट रहा है, ठीक है। बात बची 350 की, 350 का जस्ट डबल आपका क्या होता है, 700। भाई कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, यही नहीं है। आप इसको 350 से एक बार कट करोगे, अगला 140 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा। 290 की बात करूं, 290 का डबल 580 होता है, यहाँ तो 588 है, हटा दो भाई, पहला ही ऑप्शन सही है 98 केजी। भाई स्मार्ट मूव्स खेल लेना, डिवाइड करने की टेंशन क्यों लेनी, एलिमिनेशन से काम हो जाता है। 98, बाकी मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ, 98 के मल्टीपल होते हैं 14 into 7। आप 7 से चेक कर लो, 7 से ये कट गया, 7 से ये भी कट गया, 7 8 जा 56, बचा 28, 7 4 जा 28, 7 से ये भी कट जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 18, 7 दूनी 14 बचेगा 42, 7 6 42, खत्म कहानी। तीनों नंबर 7 से कट रहे हैं, 14 से भी कटेंगे भाई, ठीक है। हाँ जी, अब आ जाओ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरिएबल के फॉर्मेट में जब एलसीएम और एचसीएफ मांगता है तब कैसे निकालें। आपसे कह रहा है ए की वैल्यू पी क्यू क्यू स्क्वायर है, और बी की वैल्यू पी क्यू क्यूब है। पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का मतलब है पी और क्यू आपस में एक दूसरे के प्राइम नंबर है, यानी कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर वो आपसे इन दोनों नंबर का एचसीएफ पूछ रहा है, हमेशा आप याद रखेंगे, जब भी आपको वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन आएगा और उसमें आपको एचसीएफ और एलसीएम पूछा जाए, तो हमेशा आपको मिनिमम पावर तो उठानी है, किसमें, एचसीएफ में मिनिमम पावर, भाई लिख लेना कॉपी पे। और एलसीएम के केस में आपको हमेशा कौन सी पावर उठानी है, मैक्सिमम पावर। कौन सी पावर उठानी है, मैक्सिमम पावर, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं, अब बताओ पी की मिनिमम पावर क्या है, पी की पावर 3 या पी की पावर 1, आप कहोगे पी की पावर 1 मिनिमम पावर है, क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है। क्यू में मिनिमम पावर क्या है, आप कहोगे क्यू की मिनिमम पावर 2 है, तो भाई बस यही आपका ऑप्शन है, और दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इससे आसान और क्या बताऊं, देखो मैं आपको, मैंने आपको सीधा सीधा बता दिया, कोई आपको इतना दिमाग पे लोड ही नहीं देना, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, एम की वैल्यू आपको बतानी है यहां पर क्या सुटेबल है। एम की वैल्यू आप पुट करके यहां से चेक कर लेंगे, ठीक है, और जो भी इसको सेटिस्फाई कर देगी वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है 65 और 117 का एचसीएफ आप याद रखना 13 होता है, अभी हमने ये पहले कर चुके हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। 13 आपका एचसीएफ होता है इनका, तो इसको इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आपको एम की वैल्यू सुटेबल बैठानी है, यहाँ पर कौन सी वैल्यू सुटेबल होगी, तो एम की वैल्यू 4 रख के देखो, 2 रख के देखो, 1 रख के देखो, 3 रख के देखो, जिस पर भी सुटेबल आ जाएगा बस वही इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगेन आपको इसका एलसीएम निकालना है, पी आपको दे रखा है ए बी स्क्वायर और क्यू आपको दे रखा है ए क्यूब बी, तो एलसीएम में हम हमेशा ग्रेटेस्ट पावर उठाते हैं, ए की सबसे बड़ी पावर ए क्यूब है, बी की सबसे बड़ी पावर बी स्क्वायर है, ये रहा एलसीएम, ए क्यूब बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने कंसेप्ट भी आपको यहां पर दे दिया है।
अगर कभी भी कोई नंबर a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n को अगर आप डिविजिबल करना चाहते हो, याद रखना, अगर कोई नंबर इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है a की पावर 2n माइनस b की पावर 2n, अगर आप इसे डिवाइड करना चाहते हो तो ये आपका हमेशा a प्लस b और a माइनस b दोनों से ही कट जाएगा। ऑलवेज, हमेशा ऐसा होगा। समझ रहे हो भाई इस वाली बात को? ये हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, तो आप भाई आप n की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यही तो पढ़ा है आपने, a प्लस बी ए माइनस बी, तो आप बस वही बात रखो। अगर आप यहां पर देखो, अगर मैं n की जगह 1 पुट कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 2। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे पता है, एक बार a प्लस बी होता है और एक बार a माइनस बी होता है। 5 और 2 को जोड़ूंगा तो 7 आएगा, 5 और 2 को माइनस करूंगा तो 3 आएगा। यानी कि यही दो ऐसे नंबर होंगे जो हमेशा इस फॉर्मेट वाले नंबर को कट करते रहेंगे। तो 3 और 7 दोनों ही इसमें सही आंसर है। केवल 7 अकेला नंबर नहीं होगा जो इसे कट करेगा, केवल 3 अकेला नंबर नहीं होगा जो इसको कट करेगा, बल्कि दोनों ही इसको कट कर देंगे, 3 भी और 7 भी। समझ रहे हो? क्वेश्चन समझ रहे हो ना? तो आप देखो कितने अच्छे क्वेश्चंस मैंने इसमें डाले थे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगले चैप्टर की भी सेम ऐसी वीडियो आएगी। ठीक है, तो बिल्कुल पेन कॉपी लेकर बैठा करो। और ये वाली पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूंगा ग्रुप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ ले लेना। और टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहते हो तो भाई एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, फ्री में टेस्ट मॉक टेस्ट लगा लो। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन है भाई, उनके स्टेप्स के मेजरमेंट आपको गिवन है, आपसे कह रहा है मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। अगेन मिनिमम डिस्टेंस, जब आपसे मिनिमम डिस्टेंस बोले ना तो मैंने अभी आपको बता दिया तीनों का आपको क्या निकालना पड़ेगा, तीनों का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। और देखो अगर आप इसमें देखना चाहते हो ना इसका एलसीएम क्या होगा, आप मुझे खुद बताओ इसका एलसीएम क्या होगा। भाई जो भी इन तीनों का एलसीएम आएगा, क्या आपको लगता नहीं है कि तीनों नंबर उसको डिवाइड कर रहे होंगे? तो आप बस इस 40 पे ध्यान दो ना, आप इस 40 पे ध्यान दो। आप भले ही 42 45 का टेबल नहीं जानते, 4 का तो जानते हो ना, 4 के टेबल में एक एक जीरो ही तो आगे है। अब इस 40 से डिवाइड करके देखना क्या ये 40 से डिवाइड हो जाएगा। पहले आप 4 से डिवाइड करके देख लो। आप कहोगे 24 बचेगा 12, 4 तिया 12, फिर बचेगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब अपॉन में बच जाएगा 10। भाई 40 से डिवाइड करना था ना, 40 से डिवाइड करना है, 240, 128, 120 होता है, नहीं कटेगा भाई, 40 से नहीं कट रहा। इसको 40 से डिवाइड करके ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा, लास्ट में 5 आ रहा है। ठीक है, 25 की बात करोगे बिल्कुल नहीं कटेगा, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा है नंबर जो 40 से कट जाएगा, 25 20। आप कहोगे कैसे कट जाएगा, देख लो भाई, 0 से 0 कट करो और 4 से अब इसको कट कर लो, 4 छिक्का 24, 4 तिया 12। तो मुझे बाकी दो नंबर की क्यों टेंशन लेनी, और मुझे एलसीएम निकालना ही क्यों है जब मेरे पास स्मार्ट मूव है। तो मैं एलसीएम क्यों निकालूंगा, मैं ये थोड़ी करूंगा, ये वाला काम थोड़ी करवाना चाह रहा है वो मुझसे, 40 42 45, और फिर मैं यहाँ पे करूंगा 2 फिर 3 फिर 5, ये क्यों करूंगा मैं। मैंने सीधा अपना क्विक मूव खेला, मुझे 40 का पता है कि मैं 40 का मल्टीपल आराम से ढूंढ सकता हूँ, मैंने ढूंढ लिया। बाकी कोई मल्टीपल था ही नहीं 40 का। समझ रहे हो, बाकी कोई और मल्टीपल था ही नहीं, क्योंकि मुझे 0 भी खत्म करके 4 से डिवाइड करवाना था। तो इस तरह के स्मार्ट मूव्स अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप मेरे साथ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ध्यान रखें।